हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग यहाँ पे कल्टीवेटर अगेंस्ट हीरो सोसाइटी को एक्सप्लेन करेंगे, तो हियर वी गो अगेन। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग डायरेक्ट हमारे सबसे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है यानसेन, जो कि कल्टीवेटर है। और इतने समय भाई साहब हीरो सोसाइटी के बीच में खड़े, वो भी अपनी शॉर्ट से लेके। और एज यू नो, आजकल की दुनिया में क्राइम के बारे में पुलिस स्टेशन को पता चले या ना चले, लेकिन न्यूज स्टेशन को जरूर पता चल जाता है। इसीलिए हम लोग कुछ दूरी पे कुछ रिपोर्टर्स को भी देखते हैं, जो कि यानसेन को कवर अप कर रहे थे। और इस रिपोर्टर की भाई तुम फोटो याद रख लो अपने दिमाग के अंदर, ये है मेन कैरेक्टर। इसकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में कुछ ज्यादा ही ऊंची है। भाई ने अपने प्रोफेशन को दिल से फॉलो किया है। इसके बाद रिपोर्टर हम लोगों को यहाँ पे यानसेन का परिचय देता है। रिपोर्टर अपनी न्यूज में कहता है कि जनता, आप लोगों को मेरा धन्यवाद और दिल से सलाम। 2 घंटे पहले अचानक से एक अजीब सा बंदा हमारी एनवी सिटी के अंदर दिखाई दिया है। दिखने में ये बिल्कुल अजीब सा है, इसकी पोशाक भी बिल्कुल अजीब है, इसकी नजरें तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ये तुम्हारी आत्मा के अंदर झांक के तुम्हारी हवस निकाल देगा। लेकिन हम लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये अजीब सा मानुस कहाँ से आया है, किस लिए आया है और क्या करने के लिए आया है। लेकिन इसने पिछले 2 घंटों के अंदर अभी तक पूरे 26 हीरोज को हरा चुका है और उन्हें धूल चटा चुका है, घाट घाट का पानी पिला दिया है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि ये किस घाट का पानी पिएगा। न्यूज रिपोर्टर आगे से कहता है कि चलो इस पर्सन के बहाने हमें यहाँ पे अपने हीरोज को दोबारा लड़ते हुए देखने का मौका मिल जाएगा। साला दशक बीत चुके थे कि हमने उन्हें देखा ही नहीं, हमें तो लगा साले वो गायब हो गए हैं। लेकिन इस अजीबोगरीब इंसान की वजह से हम लोगों को यहाँ पे हीरोज की लड़ाई दोबारा देखने को मिलेगी। इसलिए इसके लिए ताली बजाई जाए, और हमारे हीरोज के लिए भी, क्योंकि वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट का काम कर रहे हैं। वह जो भी लोग अपने फोन से ये न्यूज देख रहे थे, वो तो यान के चेहरे के ऊपर फिदा ही हो जाते हैं और उसे कहते हैं ये है मेरा क्रश। अब इसके बाद हम लोग ए रैंक के हीरो प्लास्टिक मैन को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और बिल्कुल आयरन मैन की तरीके ही इसकी बॉडी के ऊपर इसका आर्मर आ जाता है। मुझे नहीं पता इसके आर्मर कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जो भी हो साला आतिशबाजी की तरीके इसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से आर्मर आ जाते हैं और फाइनल टच देने के लिए ये आधी बिल्डिंग ही उड़ा देता है। इसके बाद प्लास्टिक मैन का रूप परिवर्तन होकर हमें ये दिखाई देता है, जिसको सुपरनोवा कहना ज्यादा बेहतर होगा। प्लास्टिक मैन पलक झपकते ही एक झटके में यान के पास आ जाता है। वहीं पे न्यूज रिपोर्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों का ए रैंक हीरो प्लास्टिक मैन यहाँ पे आ चुका है उस अजीबोगरीब इंसान को चैलेंज करने के लिए। न्यूज रिपोर्टर हमें बताता है कि प्लास्टिक मैन यहाँ पे 5th नंबर पे है ए रैंक हीरोज के अंदर। वहीं प्लास्टिक मैन ने जैसे ही अपना डेब्यूट किया था, यानी कि हीरो की डे में कूदा था, तब से उसका पोटेंशियल यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया बताया जाता है। इसलिए न्यूज रिपोर्टर देखना चाहेगा कि वो कैसे इस अजीबोगरीब इंसान के साथ भिड़ने वाला है। वहीं पे हम लोग यान को देखते हैं, जो कि फुल इज्जत वाला बंदा था, और ये प्लास्टिक मैन से कहता है देखो भाई, मैं भूला भटका हूँ, दारू पी के भूल गया था, कहाँ पे आ गया हूँ मुझे नहीं पता। जब मेरी आंख खुली तो बीच हवा में लड़का हुआ था। मैं तेंजिन सेक्टर से हूँ, लैंडलॉर्ड, और मेरा नाम यानसेन है। मुझे नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे बस जुआन कॉन्टिनेंट का रास्ता बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पिछले 2 घंटों से साला लड़वा के रखा है तुमने मुझे। प्लास्टिक मैन को भी ये वाली बात समझ में नहीं आती है कि यान यहाँ पे लड़ाई दंगे के लिए नहीं आया है। उसे इतना ही लगता है कि यान है दुनिया का सबसे बड़ा खतरा, और वो अपने सूट से कहता है कि आर्मर की फुल पावर का इस्तेमाल करो। इसके बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही सूट अपनी मैक्सिमम पावर को रिलीज करता है, और न्यूज रिपोर्टर आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि प्लास्टिक मैन अपना पूरा बूदा लगाने वाला है, यानी कि हमारा अजीबोगरीब इंसान काफी ज्यादा खतरे वाला है। अपनी आर्मर पावर को मैक्सिमाइज करने के बाद ये अपने एक हाथ के अंदर अपनी पावर को इकट्ठा करेगा और एक लेजर बीम की तरह स्टोन फिस्ट को रिलीज करेगा, जो कि हमारे प्लास्टिक मैन का सिग्नेचर मूव है। और इस एक पंच की ताकत इतनी ज्यादा होगी कि ये 300 मीटर लंबी दीवार को एक झटके के अंदर तोड़ दे। और आज तक कोई भी इस हमले के सामने जिंदा नहीं बचा है, वो हमेशा वीर गद्दी को ही प्राप्त हुआ है। इसलिए हम लोगों को हमारे अजीबोगरीब दोस्त के लिए 2 सेकंड का मौन रखना चाहिए, क्योंकि वो भी वीर गद्दी को प्राप्त होने वाला है। वह पयन प्लास्टिक मैन से पूछता है, हिंदी बोलनी आती है, मराठी में बोलूं, गुजराती में बोलूं, मल्टीपल लैंग्वेज यूज करूं या फिर माया यो वाली लैंग्वेज यूज करूं, भाई जवाब तो दो कुछ। तो प्लास्टिक मैन आगे से बस इतना ही कहता है, राम राम सत्य है। जिसके बाद वो यान के ऊपर पूरी ताकत से हमला कर देता है, लेकिन यान को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी एक ही कोहनी मारता है। ये बेचारा अपना हेलमेट तोड़वा लेता है। वह यान की बस एक ही कोने में इसका आर्मर टूट जाता है और ये पत्ते की तरह नीचे जा गिरता है। यान वहां से जाते हुए कहता है, कितनी घटिया जगह है साली, ये 2 घंटों से यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, कोई बता दो भाई, रास्ता बता दो, लेकिन ये साले मुझसे लड़ने ही आ रहे हैं। ये तो कोई इनका दिन अच्छा है कि मुझे जोर किया है, इसलिए प्रेशर की वजह से पूरी ताकत नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, नहीं तो ये मारे जा चुके अब तक। वहीं पर हम लोग रिपोर्टर को देखते हैं और इसकी भी हड्डी पसली एक हो चुकी थी। इसे भी कुछ समझ में नहीं आया था, बस इतना समझ में आया था कि प्लास्टिक मैन के लिए एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। इसके बाद रिपोर्टर आगे हमें अपनी टिप्पणी करते हुए कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा विलन आ चुका है। जितने भी हीरो इतने समय बेरोजगारी में खा के पड़े हुए थे, जल्दी से एक्सरसाइज करके आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। खैर इसके बाद रिपोर्टर हमें यहाँ पे नरेशन देता है। रिपोर्टर हम लोगों को बताता है कि कुछ सेंचुरीज पहले अर्थ पूरी तरीके से डार्कनेस में थी। यहाँ पे कई सारे इवल मॉन्स्टर थे और कुछ साले पगले साइंटिस्ट भी, और ये दुनिया के अंदर पता नहीं कैसे पैदा हो रहे थे, बस हो जा रहे थे जैसे कॉकरोच और मक्खी मच्छर होते हैं। और जैसे इन कीड़ों का काम होता है, वैसे इनका भी काम था हमारी जिंदगी में हराम करना। अगर हम चाय निकाली है, मच्छर गिर जाएगा, सदियों पुरानी कोई किताब ये चीज ढूंढनी है, कॉकरोच निकल आएगा, वगैरह वगैरह। ये मॉन्स्टर और
इविल पगलू साइंटिस्ट दुनिया के ऊपर उधम मचाए हुए थे, मतलब अकाल मूत रहे थे ये, तब तक जब तक हीरोज नहीं दिखाए थे। जिसके बाद हीरोज आए और ज्यादा हीरोज आए और इन सभी ने मिलकर आखिरकार विलन्स को हरा दिया और दोबारा पीस लेके आए। पीस को लाए हुए 11 साल बीत गए, लेकिन हीरोज के पास कोई काम धंधा नहीं था। जो मॉन्स्टर बच चुके थे, इन लोगों ने उन्हें अपना पेट बना लिया और ये पेट काफी ज्यादा पालतू थे। कुछ गली के कुत्तों से तो कम ही हरामी थे और कुछ हीरो जो कि बैटमैन के पौधे नहीं थे, उन्हें यहाँ पे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अजीबोगरीब काम करने पड़े। कुछ तो साले डिलीवरी बॉय बन गए थे। सोचो नहीं, खाना हाजिर, इतनी स्पीड से डिलीवरी कर रहे थे ये। हक के बाहर निकलो नहीं, तुम्हारा चिकन नान तैयार है टेबल के ऊपर। ये स्पीड थी इनकी डिलीवरी की। साइड से कैमरामैन चिल्लाते हुए कहता है, फक ऑफ दिस नरेशन यार, वो देखो हमारा हीरो आ रहा है, मसीहा द मिल्कमैन, एक सस्ता होमलैंडर। सॉरी ब्रो, ना ही सुपरमैन है और ना ही होमलैंडर है, भाई का नाम है जेंटलमैन और हमारे भाई साहब ऐसा रैंक के हीरो है। रिपोर्टर आगे से पूरा दम लगाते हुए हमें चिल्लाते हुए बताता है कि जेंटलमैन उन हीरोज में से एक है जो सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब दुनिया की पूरी तरीके से लग चुकी हो और बस 0.000% उम्मीद बाकी हो बचने की, तब ये दिखाई देते हैं। रिपोर्टर आगे से और ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे दोबारा यहाँ पे कभी ऐसे रैंक हीरो को देखने का मिलेगा ही। साइड से कैमरामैन कहता है, फक ऑफ दिस नरेशन यार, जल्दी से एक्सप्लेन करो, साला कैमरा ब्लॉक कर रहे हो तुम, फोटो दिखाने तो कैमरामैन का यही तो काम है। वह पे यहाँ जेंटलमैन की तरफ देख के कहता है, लियो एक और आगे अपनी गुद्दी तुड़वाने। सॉरी मैंने इस हीरो का नाम गलत ले लिया था, भाई का नाम है माचो मैन यार, चड्डी पहनता है माचो की ये। खैर माचो मैन यहाँ पे यान से कहता है कि देखो मेरा एक प्रिंसिपल है कि फालतू में लड़ाई दंगा नहीं करने का है और मैं तुम्हें सीधा बता देता हूँ, यू आर नो मैच फॉर मी, तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं, एक गुद्दी में धरती चाटते फिरोगे तुम। मैंने देखा कि तुमने प्लास्टिक मैन की गुद्दी तोड़ के उसे हरा दिया, मैं तुम्हारी पावर को एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन हम दोनों सेम डायमेंशन में नहीं है, तुम मुझसे काफी ज्यादा निचले तरफे हो, इसलिए अगर तुम मेरा पालतू पेट बन जाते हो तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा और इसे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस दुनिया के अंदर भी क्योंकि ये हीरो सोसाइटी है तो फिर यहाँ पे रैंक काफी ज्यादा मायने रखती है, इसलिए अगर टियान यहाँ पे माचो मैन का पालतू कुत्ता बन जाता है तो यहाँ पे माचो मैन की जो रैंक है वो बढ़ जाएगी। रिपोर्टर भी इसी बारे में बता रहा था कि अगर यहाँ पे टियान माचो मैन का पेट बनने के लिए राजी हो जाता है तो फिर उसकी रैंक काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन क्या हमारा अजीबोगरीब इंसान इस चीज के लिए मानेगा भी? सन की आगे से बातें सुनो। सन आगे से कहता है, पालतू पेट, भाई मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मुझे सेम जेंडर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट होमो। अब मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लंबी लग रही है तो फिर ये 2 चैप्टर बिल्डअप के लिए ही हैं। तीसरे के बाद यहाँ पे कहानी एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगेगी और ये एकदम प्योर एक्शन और कॉमेडी मानवा, इसमें रोमांस की कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी ऑथर जानते ही वो हरामी मानुस हवस के बिना चैन ना है, वो डर्टी डर्टी थॉट्स इसमें डाल ही देता है। खैर टियान के डिसीजन की वजह से माचो मैन को गुस्सा आ गया था। माचो मैन बिल्कुल भी माचो ना था, इसलिए आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है हमला करने के लिए। वो फिर माचो मैन यान से कहता है कि तुम इतने बुद्धिजीवी नहीं हो, मैंने सोचा कि तुम डिसीजन काफी सोच समझ के लोगे। यान उसे कहता है, यार बकवास बंद करो, जो कहना है साहब सबको हो, मुझे बुद्धिजीवी चीजें समझ में नहीं आती हैं। इस पे माचो मैन आगे से हमला करते हुए कहता है, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी पुड्डी पूरने वाला हूँ। और फिर माचो मैन काफी स्पीड से आगे बढ़ा था यान के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन पलक झपकते ही यान उसके अटैक को डॉज करता है और उसकी मर्दाना छाती के ऊपर एक ही घूसा मारता है और घूसे का पावर इतना ज्यादा था कि पीछे की तरफ उसके कपड़े फटते हैं और माचो मैन के मुंह से आवाज निकलती है। एंड देन माचो मैन उड़ते हुए सीधा जाके हेलीकॉप्टर से टकराते हैं, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट करता है और वो सीधा एक बिल्डिंग में जा घुसते हैं और माचो मैन की चड्डी फट के हाथ में आ जाती है। अब माचो मैन कभी भी माचो चड्डी नहीं पहनेगा। यान आगे से कहता है कि साला दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लोगों को अजीबोगरीब हरकतें का शौक लगा ही रहता है। जब मैं पहले रहा करता था वहाँ पे लोग दारू पिला देते थे, दारू के चक्कर में साला मैं यहाँ पे आके फंस गया और इस दुनिया के अंदर लोगों को लड़ाई दंगे का शौक है, पता नहीं कैसी जगह है ये। इतना सब कहने के बाद यान यहाँ से भागते हुए चला जाता है। वहीं पर लोग रिपोर्टर को देखते हैं और ये पैरासूट से नीचे गिरा था, लेकिन भाई ने रिपोर्टिंग नहीं छोड़ी थी, मौत को से छू के वापस आया था, लेकिन फिर भी प्रोफेशन के लिए जान देने तो राजी है ये। रिपोर्टर जाते जाते बस हमें यही बता जाता है कि इस अजीबोगरीब बुद्धिजीवी प्राणी ने हमारे 28 हीरो को धूल चटा दिया और उन्हें घाट घाट का पानी पिला दिया। और सबसे बड़ी बात कि माचो मैन अब कभी भी माचो चड्डी पहन के नहीं घूमेगा, वो गुलाबी पहनेगा, क्योंकि माचो मैन की रैंक गिर के अब सीधा पिंक मैन रैंक पे आ गई है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 महीने बैठ जाते हैं और हम लोग यान को देखते हैं जो आराम से बैठ के कल्टीवेट कर रहा है। अब यान हम लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे 2603 साल का है। इतने सालों में तो एलोन मस्क को मंगल पे जाते हुए देख पाऊं, पता चल जाए कि भाई एलियन ही है अपना। जैसा कि यान ने पहले बताया था कि वो जुआन कॉन्टिनेंट से है, जो कि एक कल्टीवेटर की जगह है। यान भी अपना कल्टीवेटर है और क्योंकि ये जगह एक नॉर्मल सी अर्थ है, वहीं पे यान को जैसे जैसे जगह के बारे में पता चला वैसे वैसे वो और ज्यादा हैरान होते हुआ। इस जगह को अर्थ कहते हैं, जो कि उनके जुआन कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो जुआन कॉन्टिनेंट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि साला यहाँ पे लोग बिना शॉर्ट के भी उड़ लेते हैं और
उससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि साला इन लोगों को कोई मैजिकल टूल की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ट्रैवल करने के लिए एक झटके में इधर से उधर चले जाते हैं ये। और जब यान को ये पता चला कि इन चीजों को यहाँ पे कार प्लेन्स कहा जाता है तो यान की बुद्धि चकरा गई। साथ ही में यान को ये भी पता चला कि यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वो पैंट नहीं पहनती जब वो बाहर जाती हैं। लेकिन यान के लिए एक खुश नसीब चीज ये थी कि यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफी ज्यादा घनी थी जुआन कॉन्टिनेंट के मुकाबले में, इसलिए यान अपना टन था। अगर वो घनी ना होती तो ये अब तक सूखा मर जाता। एज यू नो कल्टिवेटर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, नहीं तो वो घटिया खाने पे आ जाते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके लगातार इस गंदी दुनिया में जिंदा रहने के लिए। बस यहीं से जो होना था वो हो चुका, अब यहाँ से स्टोरी शुरू होगी। और मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे रोमांस की जगह नहीं, तो लड़की को देख के हैरान न होना क्योंकि लड़कियां जरूरी है जिंदगी में। अब इसके बाद हम लोग एक जंगल के बीच में एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारी पहली फीमेल कैरेक्टर है, जो किसी वजह से घायल हो गई थी, पता नहीं किस वजह से, लेकिन थी वो। साथ ही में उसकी एक यहाँ पे दोस्त थी जो उसे हील कर रही थी अपनी पावर्स का यूज करके। हमें पता चलता है कि ये दोनों किसी स्कूल से ग्रेजुएट होने के लिए यहाँ पे आई हैं और ये दोनों क्लासमेट हैं। वहीं पे काले बाल वाली लड़की घायल हो चुकी है और ये लोग एक जगह को ढूंढ रहे हैं ताकि थोड़ा सा सहारा ले सकें। उसी टाइम पे पीले बाल वाली लड़की की नजर एक टावर के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जगह सेलेस्टियल बाल्डिंग टावर है। इस नाम को पढ़ के ये लड़की कहती है कितना गंदा नाम है यार, कुछ तो रंगा रख देते। ऐसे बुर्ज खलीफा हो गया, लाना रोड्स टावर हो गया, सिंस टावर हो गया। अब क्योंकि इस जगह पे एक हॉट स्प्रिंग थे और एज यू नो हॉट स्प्रिंग एक हीलिंग इफेक्ट के लिए ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, इसलिए पीले बाल वाली लड़की यहाँ पे काले बाल वालों को छोड़ के जाती है ये कहते हुए कि मैं कुछ खाने के लिए ढूंढने जा रही हूँ। काले बाल वाली लड़की आगे बढ़ती है और वो हॉट स्प्रिंग के अंदर अपने पैर डाल देती है। वहीं वो जैसे ही पैर डालती है तो उसके पैर के ऊपर जो चोट लगी हुई थी वो एक झटके के अंदर ही हील हो जाती है। और ये जातो सेन की पावर की वजह से हुआ, अगर तुम्हें पता ना हो भाई तेज भाई यही नहा रहा है, बस कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। एज यूजुअल मान वहाँ प्लॉट। और क्योंकि लड़के को पता चल चुका है कि एक झटके में चोट ठीक हो सकती है तो कपड़े उतार के स्नान कर ही क्यों न लिया जाए, तो मेम साहब बिल्कुल ऐसा ही करती हैं और वो कपड़े उतार के स्प्रिंग के अंदर आने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं पे हम लोग यान को देखते हैं और भाई को अंदाजा नहीं है कि उसके ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है। मैं ये कहने तो नहीं वाला था लेकिन मेरे अंदर का माचो मैन कह रहा है द आर्ट वॉज फकिंग गुड। एक सेकंड के लिए दिखाता हूँ, तुम आंखें सेक लो, मैन विल बी मैन। खरे लड़के धीरे धीरे सन के करीब जा रहे हैं तो जिसके बाद ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। मुझे नहीं पता, प्लॉट है भाई प्लॉट है। वहीं पे ये लड़की जैसे ही यहाँ पे यान को देखती है तो फिर ये यान को दरियाई ठरकी समझ लेती है और उसके ऊपर पत्थर से हमला कर देती है। हालांकि यान के पास तो स्पिरिचुअल पावर है इसलिए वो इजीली उन्हें कंट्रोल कर लेता है, यानी कि पत्थरबाजी का कोई भी फायदा नहीं है। कश्मीर में हो सकता है फायदा, यहाँ नहीं होगा। उसे टाइम पे साथी बाहर निकल कहती है कि क्या हो गया, तो फिर हम लोग यान को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने लगता है। लड़की उसे कहती है क्या करने का इरादा आया है, ये सब गंदी बातें होती हैं। खैर यान उस लड़की से कहता है छोटी बच्ची हो गया। हाँ यान ये कह के बुलाता है और वो उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछने वाला, तुम यहाँ पे कैसे आई, कैसे घुसी, स्प्रिंग के अंदर कैसी आई, मुझे नहीं पता, ये जगह मेरी है, नहाओ और चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, दोबारा क्या ना आना यहाँ पे। दूसरी लड़की यान से पूछती है कि तुम कौन और तुम हमें यहाँ से भगा क्यों रहे हो। यान उसे कहता है कि तुमने उस स्टोन के ऊपर लिखा हुआ नहीं दिखा, क्या लिखा था, ये जगह मेरा घर है और तुम लोग यहाँ पे बस घुसे चले आए हो, इसलिए जो करना है करो और यहाँ से भाग जाओ। वो लड़की यान से कहती है कि मुझे तो लगा कि ये कोई टूरिस्ट स्पॉट होगा। यान उसे कहता है पता चल गया ना, मेरा घर है, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। फिर ये लड़की भी अपने दोस्त से कहती है मेरे कपड़े लाओ, हम लोग तुरंत यहाँ से जा रहे हैं। इस पे दूसरी लड़की आगे से कहती है कि हम लोग इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं, हम उससे पूछ के यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक भी सकते हैं और वैसे भी हमें आराम की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो कोई हरामी मानुस है, वो हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि वो बस अजीब है और कपड़े अजीब पहनता है। इस पे काले बाल वाली लड़की आगे से कहती है कि वो हमारी मदद करने का इरादा नहीं रख रहा, तो फिर हमें यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए और ना ही थोड़ी सी बेइज्जती करवानी चाहिए। देखा नहीं उसने मुझे छोटी बच्ची कहा इस जवान शरीर के साथ में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टर बाबू दोबारा आ जाते हैं यान का जीना हराम करने के लिए और वो यान को देख के कहते हैं कि आखिरकार 2 महीनों के बाद हमने हमारी हीरो को ढूंढ ही लिया, जिसने माचो मैन को पिंक मैन बना दिया है। और एज यू नो ये सरदर्द लेके आया था, तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और हीरो आया था जो कि आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं स्टील बैटल यहाँ पे दिखा दूंगा कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। स्टील बैटल की जरा बातें सुनो। स्टील बैटल आगे से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे चाय पिला के बताया ना कि ये एकदम पावरफुल है और इसको हराने के बाद तुम लोग मुझे यहाँ पे अनडिफिटेबल का टाइटल दे दोगे और साथ ही में 2 टिकटें गोवा की, ताकि मैं वहाँ पे जाके अपनी आंखें सेक सकूं बिकने में देख के किसी को। रिपोर्टर आगे से कहता है हाँ हरा दीजिए, बस हम सब कुछ दे देंगे आपको। स्टील बैटल आगे से कहता है ये हुई हमारी डील और वो सीधा हेलीकॉप्टर से छलांगे मार देता है और भाई की फ्लेक्सिबिलिटी अलग ही लेवल की थी, ये नीचे लैंड होता है एकदम हीरो वाली एंट्री मार के। अब इसके बाद हमें स्टील बैटल के बारे में बताया जाता है कि एक प्रोफेशनल हीरो है जो कि एस रैंक के लेवल के आसपास ही आता है। वह पे ये दोनों तुरंत कोने में आ जाती हैं ये कहते हुए कि हम लोग सेफ हो गए, हमें कोई भी यहाँ पे नहीं मारेगा। इस पे दूसरी लड़की आगे से कहती है भागो भाई, वो 2 लोग आपस में लड़ाई करने वाले, हमें पास में नहीं रहना चाहिए। वह पे काले बाल वाली लड़की आगे से कहती है इसका नाम स्टील बीटल है जो कि टॉप 10 हीरोज में से एक आता है दुनिया के। यहाँ पे सच में इस अजीब बंदे को चैलेंज करने वाला है जिसे ये पता है नहीं कि लड़कियों की बॉडी को देख के क्या कहते हैं। स्टील बीटल भी नीचे उतरने के बाद आगे से यैप करने लगता है। यैप का मतलब पता है ना तुम लोगों को, बोल बच्चन। ये आगे से अपने डिसएडवांटेजेस के बारे में
बताता है कि ये उड़ नहीं सकता है, इसलिए ये उड़ने वाले एनिमीज के खिलाफ जीत नहीं सकता है। लेकिन रही बात धरती माँ की, तो फिर ये उनका सुपुत्र है, कोई भी इसे धरती के ऊपर हरा नहीं सकता है। ये किसी भी एनिमी को आसानी के साथ धूल चटा सकता है। ये टियान का चेहरा आगे से बताता है कि मैं क्या करूं यार इन्फॉर्मेशन का, मेरे लिए सब कोई लेना देना नहीं इसका। इस तरीके से चलता रहा तुम लोग मुझे चैन से हगने भी नहीं दोगे, ऐसे ही पत्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लोटा वोटा है नहीं यहाँ पे। खैर स्टील बीटल यहाँ पे यैन से कहता है अगर तुम यहाँ पे जमीन पे मेरे साथ लड़ते हो तो फिर मैं तुम्हें 3 मौके दूंगा, अगर तुम 3 स्ट्राइक के अंदर मुझे हरा देते हो। भाई साहब ये बोल ही रहे थे कि उससे पहले ही यैन पलक झपकते ही स्टील बीटल के पास जाता है और उसकी किडनी के ऊपर एक जोरदार लात मारता है। स्टील बीटल आगे से कहता है ओ मेरी पथरी फोड़ दी, मुतने जाऊंगा तो कंकड़ की आवाज निकलेगी। और यैन आगे से पथरी फोड़ के कहता है कि मैं पार्ट टाइम डॉक्टर का भी काम करता हूँ और डॉक्टर जब कुछ कहा करे तो फिर उसके शब्दों के ऊपर ध्यान दिया करो। वहीं पे इन दोनों के आगे से 12 बज गए थे मुंह के ऊपर। वहीं पे ये काले बाल वाली लड़की अपने मन के अंदर सोचती है कि हालांकि ये एकदम घिनौना स्नेक अटैक था, लेकिन इसके बावजूद इसकी स्पीड और पावर कुछ ज्यादा ही थी। इसने एक 7th रैंक के हीरो को बिल्कुल ही सरपास कर दिया है। और वो मन के अंदर सोचती है कि ये अजीब प्राणी है कौन और आया कहां से है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि स्टील बीटल यहाँ पे टॉप 5 रैंक हीरोज की कैटेगरी में आता है। हालांकि यहाँ पे यैन ने जो अपनी पावर दिखाई उसे 7th रैंक माना जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद स्टील बीटल को हराने के लिए इतना काफी नहीं है। इसके बाद हम लोग स्टील बीटल को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि पथरी तोड़ने के लिए शुक्रिया, साला मुतने में दिक्कत हो रही थी, अब मुझे यकीन हो गया कि प्लास्टिक मैन इतने समय पन्नी क्यों बट हो रहा है और माचो मैन गुलाबी चड्डी पहन के क्यों घूम रहा है, साला तुम स्ट्रॉन्ग इतने हो। लेकिन बदकिस्मती से ये मन के अंदर सोचता है ये वाली बात, बदकिस्मती से यहाँ पे मैं टॉप 10 एस रैंक हीरोज की कैटेगरी में आता हूँ जिनका मुझसे कोई मुकाबला नहीं उन दोनों के सामने। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टील बैटल हवा में ही बातें नहीं फैलाता, ये सच में नहीं उड़ पाता है, भले इसके पास इतनी बड़ी स्पेसशिप है। और उसके अंदर हम लोग 02 को देखते हैं। 1 सेकंड, तुम मर गई थी ना अपने आशिक के साथ में, यहाँ पे क्या कर रहे हो, साला पार्टी बदल ली। 02 यहाँ पे स्टील बीटल से कहती है कि हमने सब कुछ चेक कर लिया, तुम्हारे ऑर्गन ठीक है और पथरी भी तुम्हारी ठीक हो गई है, हम तुम्हारा आर्मर तुम्हारे पास भेज रहे हैं, भिड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो स्टील बीटल आगे से कहता है कि चलो अब दिखा देते हैं हम लोग अपनी असली ताकत, जिसके बाद आगे से सुपर हीरो पावर रेंजर्स की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। भाई के पास उनकी तरह एक बेल्ट भी है जो ये अपनी कमर के ऊपर बांधे हुए है। इसके बाद ये अपने पास से स्टील बैटल कार्ड मंगाता है जिसको ये अपनी बेल्ट के अंदर डालता है और उसे एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक तगड़ा धमाका होता है और अपना स्टील बैटल ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वहीं पे रिपोर्टर आगे से चीखते हुए कहता है कि पूरे 11 साल के बाद हमें दोबारा देखने को मिल रहा है सबसे पावरफुल आर्मर एक्शन के बीच में। 11 साल पहले यहाँ पे सभी पावरफुल मॉन्स्टर मारे जा चुके थे, इसलिए स्टील बीटल यहाँ पे कभी आर्मर पहना है नहीं, साला ये अपने हाथों से ही उनकी चटनी बना देता था। लेकिन आज इस महापुरुष की वजह से, इस ज्ञानी बाबा की वजह से हमें दोबारा स्टील बैटल लड़ते हुए देखने को मिलेगा। खैर इसके बाद हम लोग स्टील बीटल को देखते हैं जो आगे से ट्रांसफॉर्म हो गया था और ये कुछ खास नहीं, बस नंगे शरीर के ऊपर लोहे की प्लेट्स आ गई थी और हेलमेट भी आ गया था, और एक हेलमेट भी जो चालान से बचने के लिए एकदम परफेक्ट है। यानी स्टील बीटल से कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी भाई, मैं यहाँ पे तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, और ये निकालता है अपने पास से सैक्रिफाइसल सॉर्ड द डिवाइन आर्टिफैक्ट। स्टील बीटल को अंदाजा भी नहीं कि चित्रगुप्त ने उसके नाम की पर्ची काट दी है। वहीं पे यानी स्टील बीटल से कहता है कि मैं यानसन तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से सीधा स्वर्ग पहुंचा दूंगा। स्टील बीटल भी आगे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और टियान से कहता है आ जाओ। इसके बाद ये दोनों ही भिड़ जाते हैं और फुल स्पीड के साथ एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। पहले ये जमीन पे लड़ते हैं, जिसके बाद ये आसमान में जाके लड़ते हैं। स्टील बीटल को ऐसा लग रहा था कि टियान उसके बराबर का है और स्टील बीटल आगे से दोबारा ये करने ही वाला था कि उससे पहले ही यानिस का मुखौटा पकड़ता है और उसे जमीन में घुसा देता है और मुंह के बल घुसेड़ देता है, ये कहते हुए हवा खाओ लेकिन पैरों से। स्टील बीटल दोबारा अपने मुंह को बाहर निकालता है और जमीन से बाहर निकलता है। फिर रिपोर्टर आगे से चिल्ला के कह रहा था कि तुम लोगों ने देखा एक ऐसे अजीबोगरीब प्राणी ने स्टील बीटल को यहाँ पे पैरों से हवा खिलाई। फिर स्टील बीटल भी अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि साला ये दिखने में तो सिंगल पसली है, लेकिन इसके अंदर से निकलता हुआ और मुझसे बार बार कह रहा है कि पतलून कस लेनी चाहिए और उल्टे पैर भागना चाहिए। लेकिन स्टील बैटल अपने मन के अंदर सोचता है कि नहीं, वो लैंड के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है, वो ऐसे भाग नहीं सकता है। इसलिए स्टील बीटल आगे से फैसला करता है कि वो इस्तेमाल करेगा सबसे पावरफुल वेपन दी लेजेंडरी स्किल प्लाज्मा कैनन। इसके बाद स्टील बीटल आगे से प्लाज्मा कैनन का इस्तेमाल यान के ऊपर करता है और वहाँ पे बूम करके तगड़ा धमाका होता है। लेकिन जब सामने से धुआं आता है तो फिर यान ने आगे से शॉर्ट की प्रोटेक्शन का यूज करते हुए प्लाज्मा कैनन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। स्टील बीटल इस वाली बात को ईगो पे ले लेता है, इसलिए आगे से कहता है कि ला दो भैया सबसे पावरफुल वेपन। 02 से कहती है कि दादा काहे मरवाने पे तुले हो हमें, साला वो मूव यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, उसका ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी टूट जाएगी। लेकिन स्टील बीटल के लिए ये वाली बात ईगो पे आ चुकी थी, और एज यू नो ईगो पे जब बात आती है तो आदमी किसी की भी नहीं सुनता है। इसलिए स्टील बीटल आगे से सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार था, भले ही चाहे टट्टो में रेडिएशन ही क्यों ना हो जाए। न्यूज रिपोर्टर की बात है बिल्कुल बकवास है तो स्किप करो इसे। 02 स्टील बीटल से कहती है कि हम लोगों ने पावर ट्रांसफर कर दी, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है भाई, राम नाम सत्य तुम्हारा।
स्टील बीटल आगे से जैसे उस मूव को इस्तेमाल करता है तो उसके आसपास बहुत ही ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और स्टील बीटल टियान से कहता है कि ये वाला मूव अभी भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है जो कि तैयारी हो रहा है। अब इसका नाम है बैटल विद द रेनबो मैन और मैं इसका इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर करूंगा एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पे, इसलिए निराश न करना। इसके बाद स्टील बीटल आगे से प्लाज्मा फिलेट का इस्तेमाल डायरेक्ट यान के ऊपर कर देता है। यान आगे से इस्तेमाल करता है जानते हो क्या, सॉर्ड की मेटलाइजेशन। इससे यान यहाँ पे ना ही प्लाज्मा फ्लेयर को रोक पाता है बल्कि पीछे की तरफ इतने ज्यादा फोर्स जाती है जिस वजह से स्टील बीटल का आगे से चीरना हो जाता है। भाई नंगा दिखा देता है, वो भी टेलीविजन पे। ये दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि स्टील बीटल ने यहाँ पे अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज कर लिया है, यानी कि वो दोबारा कुछ कर नहीं पाएगा। वह ये काले बाल वाली लड़की अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर यान यहाँ पे आखिरकार स्टील बीटल को हरा देता है तो फिर उसका नाम एक रातों रात ही काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा और उसे यहाँ पे स्टील बीटल से ज्यादा ताकतवर समझा जाएगा। क्योंकि स्टील बीटल अब हमला कर चुका था तो फिर अब की बार की बारी यान की थी। यान जब स्टील बीटल के ऊपर अटैक करता है तो ये भाई साहब उड़ते हुए जमीन चीर देते हैं और ये हमला कुछ ज्यादा ही था, इसलिए स्टील बीटल हवा में ही गायब, चांद सितारा बन जाते हैं। ये पे इन दोनों को कुछ भी नहीं दिखाई दिया था कि अभी यहाँ पे हुआ क्या और सेम रिएक्शन रिपोर्टर के मुंह पे भी था। यान आगे से कहता है कितना कमजोर था ये। फिर हम लोग स्टील बीटल को देखते हैं और यान के हमले की वजह से ये भाई साहब चाइना से यूरोप जा गिरे थे। और फॉरेनर्स आगे से कहते हैं कि ये नंगा कौन है, साला धड़ंगा कहेगा। इस पे कुछ लोग आगे से कहते हैं कि शकल जानी पहचानी लग रही थी, अरे ये तो हमारा स्टील बीटल है, लेकिन ये नंगा यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर स्टील बीटल अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। अब इसके बाद अगला सीन रात का होता है जहाँ पे ये दोनों तो मछली पकड़ के मछली पका रहे थे। वहीं पे इन लोगों ने यान से भी पूछा था कि मछली चाहिए क्या, और एज यू नो कल्टीवेटर्स को खाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर वो चाहें, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी से ही अपना पेट भर लेते हैं। खैर जो पीले बाल वाली लड़की थी वो यहाँ पे आगे बढ़ती है और यान को दोबारा खाना ऑफर करती है। ये कहते हुए कि साला तुम पूरे दिन से यहाँ पे बैठे हुए हो, कुछ खाना नहीं है क्या, भूख नहीं लगी। यान उसे कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी है। वहीं पे इस लड़की की बुद्धि बड़ी तेज थी। यान से कहती है कि तुम इस दुनिया से नहीं हो ना। यान उसे कहता है तुम्हें कैसे पता चला, साला मैं अब तक 10 लोगों से मिल चुका हूँ और सालों में से एक ने भी मुझसे ढंग से बात नहीं की, लेकिन चलो कम से कम तुम तो बुद्धिजीवी हो। यान उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। तो ये लड़की यान से कहती है कि ऑफ कोर्स तुम इस दुनिया से नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि तुम इस दुनिया के अंदर जो चाहो वो कर सकते थे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। ऊपर से तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता है, जिससे ये साबित होता है कि तुम हमारी दुनिया से नहीं हो। इसके बाद लड़की उससे पूछती है कि तुम आखिर में हो कहाँ से और तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है और तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो फिर यान हमें हम लोगों को अपने पास्ट के बारे में बताता है। अपने नाम से ही शुरुआत करता है, अपनी जगह से, कि वो पहले कल्टीवेटर हुआ करता था। उसने 6 की उम्र में कल्टीवेशन शुरू की, 10 की उम्र में पीक ऑफ मार्शल आर्ट रियलम पे पहुंचा, 12 की उम्र में की कल्टीवेशन और 16 की उम्र में आर्ट्स ऑफ स्पिरिट कल्टीवेशन। और जब तक हमारा यान यहाँ पे एडल्ट हुआ तब तक वो पहले ही यहाँ पे इमॉर्टल बनने की तैयारी कर चुका था, यानी कि वो फाउंडेशन बना चुका था और 100 सालों के अंदर ही वो यहाँ पे हेवन का रूलर बन गया। इसके बाद यहाँ पे रैंक शिफ्ट होके हेवनली डेटी, गोल्डन डेटी, मेटा डेटी, इसी तरीके से वो कल्टीवेट करते करते आगे बढ़ता रहा और उसने कई 100 सालों के अंदर ही अपनी लाइफ के अंदर ये सब कुछ अचीव कर लिया था। और जब यान अपनी बूढ़ी उम्र में पहुंचा तब वो पहले ही अपने सेट का पैट्रियार्च बन चुका था और उसने अपनी जितनी भी स्किल और नॉलेज थी उसे धीरे धीरे करके अपने डिसेपल्स के अंदर बांटा और पास डाउन करता गया। लेकिन एक दिन अचानक से यान को महसूस हुआ कि हेवंस के अंदर कुछ तो बदल रहा है और उसे समझ में आ गया कि अगर उसे यहाँ पे और ज्यादा अपनी रैंक को बढ़ाना है तो फिर उसे यहाँ पे हेवंस की दहलीजों को पार के आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे वो एम्परर डेटी रियलम पे पहुंच जाएगा। और अपने सेट को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए यान ने फैसला किया वो सेक्युलेशन में कल्टीवेट करेगा, जो कि यान के लिए सबसे बड़ा फैसला था। और उसने यहीं पे गलती कर दी क्योंकि वो सेक्युलेशन के अंदर कुछ ज्यादा ही लंबे टाइम तक चला गया। और जब यान सेक्युलेशन के अंदर गया हुआ था तो जो भी सेक्ट उसे नफरत करते थे उन सभी सेक्ट ने यहाँ पे एक साथ एक आर्मी बनाई और सीधा उसके सेक्ट के ऊपर हमला बोल दिया। और ऑफ कोर्स यान के बिना उसका सेक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टिक पाया और एक रात के अंदर ही उन लोगों ने पूरे सेट को मौत का नंगा नाच दिखा दिया। यानी उन सेक्ट के लीडर ने यहाँ पे यान के डिसेपल को बेइज्जत किया और उसके डिसेपल्स की लाशों को लटका दिया सेक्ट के दरवाजे के ऊपर 300 सालों के लिए। कुछ और 100 सालों बाद यहाँ पे यान अपने सर्कुलेशन से बाहर निकला। तब तक यान यहाँ पे एम्परर रियलम पे जा चुका था, लेकिन उसे पता था कि वो सिर्फ सेमी एम्परर डेटी रियलम पे ही है, लेकिन इतना काफी था, वो खुद को इनविंसिबल यहाँ पे समझ सकता था और उसे जितना स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं था। और ऑफ कोर्स जब यान बाहर निकला तो उसे जो दिखाई दिया वो उसके लिए काफी ज्यादा था अपने ऊपर से आपा खोने के लिए। जब वो अपने सेट दोबारा पहुंचा तो फिर उसे जमीन के ऊपर सिर्फ हड्डियां दिखाई दी और कुछ भी नहीं। और इतना काफी था उसके दिल के अंदर इतनी ज्यादा नफरत और आग भड़काने के लिए कि वो अपने एक हाथ को उठा के हेवन की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को एक झटके के अंदर मार गिरा दे। और यान ने बिल्कुल ऐसा ही किया, उसने एक हाथ उठा के आधे से ज्यादा हेवन को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन यान के इस ब्रूटली रिवेंज के चक्कर में हेवन रियलम के जितने भी डेटिस और डीमन क्लैन के जितने भी लोग थे उन सभी ने एक अलायंस बना ली और यान के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया और
उन्होंने ओपनली ये अनाउंस कर दिया कि यान को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो इसी तरीके से तबाही मचाता रहेगा। आखिर में उन सभी लोगों ने यान को कैसे न तैसे करके डेटिक कॉन्फ्रीमेंट टावर के अंदर सील ही कर दिया। हालांकि इसके चक्कर में उनकी साइड पे जो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर थे उन लोगों ने अपनी जान गंवा बैठे और कई सारे जो मेटाडेटिस थे बेचारे वो तो गायब ही हो गए हवा में, उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। डेटिक कॉन्फ्रीमेंट टावर के अंदर सील करने के बाद यान को उन लोगों ने उस टावर को एक डायमेंशन क्रैक के अंदर ही फेंक दिया कि साला ये दोबारा वापस ना आना चाहिए, नहीं तो जितने मरे उससे और ज्यादा मरेंगे, ये सोच के। और इस डायमेंशन क्रैक की वजह से यान को जो भी सहना था उसने वो सहा। और इसके आगे की स्टोरी यान आगे हमें बताएगा फ्लैशबैक्स में। अभी के लिए ऑथर में सिर्फ इतना ही बताता है कि जब यान की दोबारा आंखें खुली तब वो इस अजीब सी दुनिया के अंदर आ गया था, दी हीरो सोसाइटी के अंदर। इसके बाद यान उस लड़की की तरफ देखता है तो कहता है कि ऐसा क्या चेहरा बना रही हो। इस पे वो लड़की आगे से कहती है कि कहानी घटिया थी लेकिन सुन के मजा आ गया। वह यान जब पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे दूसरी लड़की दिखाई देती है जो वो हैरान होकर पूछता है तुम कब आई यहाँ पे। इस पे लड़की आगे से कहती है सबसे पहले मैं ही आया, और यान से पूछती है कि अब तुम क्या करने वाले हो इसके बाद में। तो फिर यान आगे से हमें अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसका ओरिजिनल इरादा तो यही है कि वो अपने सेट को दोबारा बनाए, वो बस यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर होने का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद वो हेवन से डिमेंशन के गेट्स को ओपन करेगा और दोबारा अपने हेवन रियलम के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये दुनिया उसके लिए कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। सलाम मैं यूपीएससी क्लियर कर सकता हूँ लेकिन इस दुनिया को नहीं समझ सकता। इस पे वो लड़की आगे से पूछती है मगर क्यों। इस पे यान आगे से कहता है कि इस दुनिया के अंदर तुम लोग टेक्नोलॉजी नाम की किसी चीज को बुलाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे किसी को भी अब कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है उड़ने के लिए। इस एक्सप्लेनेशन को सुन के तो ये लड़की भी 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाती है। खैर ये दूसरी वाली लड़की यान से कहती है कि तुम गलत हो, इस दुनिया को तुम्हारे जैसे किसी स्ट्रॉन्ग की जरूरत है। यान से पूछता है सच में। वो लड़की आगे से कहती है झूठ क्यों बोलूंगी यार। इसके बाद वो अपने पास से एक कार्ड बाहर निकालती है और यान को बताती है कि हम लोग यहाँ पे जीज या सुपर ह्यूमन अकेडमी से हैं, अगर तुम चाहो तो फिर तुम स्कूल में आके हमारे लिए एक टीचर बन सकते हो। तुम वैसे भी यहाँ पे अपने सेट को बनाना चाहते हो तो फिर इससे तुम्हारी मदद ही होगी और तुम दुनिया को और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। यान उस कार्ड की तरफ बिल्कुल ऐसे देखता है जैसे पहली बार हमें पैसे की अहमियत के बारे में पता चला था कि यही है छठा तत्व जो सारी परेशानियों को हर लेता है। पीले बाल वाली लड़की यहाँ पे यान को यह भी बताती है कि सिस्टर मेंग के जो फादर है ओजीज या सुपर ह्यूमन अकेडमी के प्रिंसिपल है और ये तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकती है अरेंजमेंट्स के लिए। वो लड़की यान से ये भी कहती है कि इतनी जल्दी गिव अप करने की जरूरत नहीं है, टाइम लेके तुम सोच सकते हो। इस पे यान आगे से कहता है कि सोचते बेवकूफ लोग हैं, मैं सीधा करता हूँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। जिस पे ये लड़की आगे से कहती है कि प्लान सक्सेसफुल हुआ, इतने सभी घटिया बहाने दिए, आखिरकार ये बंदा मान ही गया। और फिर मैं यान से कहती है कि तुमने यहाँ पे कई सारे सुपर हीरोज को हराया है तो फिर मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम अपना कपड़ा बदल लो यार, फैशन वैशन बदल लो अपना, नहीं तो रिपोर्टर्स तुम्हें घेर ही लेंगे और वो तुमसे इतने ज्यादा ऊट पटांग सवाल पूछेंगे जितना तो इंडियन मीडिया नहीं पूछती है कि आप पर्स में पैसे रखते हैं, इसके बाद तुम घर सीधा जाके नसी काटोगे। यान आगे से कहता है कि मैं अपने कपड़े वपड़े नहीं बदलने वाला, ये मेरे सेट की पहचान है। और ये लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं कि यान 2 हफ्तों के बाद सीधा अकेडमी जाएगा। इसके बाद अगला सीन 2 घंटे के बाद का ही होता है। यान ने फैसला किया था कि वो यहीं पे ही अपना सेट रीबिल्ड करेगा और यान इसकी शुरुआत अकेडमी के एक टीचर बन के करेगा। जैसे जैसे ट्रेंड आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे यान हमें बताते जा रहा था कि वो यहाँ पे हजारों साल जिया है। नो डाउटेड भाई ने सच में हजारों साल जिया है, उसकी पर्सनैलिटी से तुम देख सकते हो। मैं इस मानवा की तारीफ ज्यादा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कैरेक्टर सच में डेवलप करते हैं। महंगे उसका दिल यहाँ पे यान के ऊपर आता है लेकिन वो जैसे जैसे कल्टीवेट करती है तो फिर उसका दिल हट भी जाता है। यान भाई साहब अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे कि साला वो बच्चों को सिखाएगा क्या पीटी टीचर की तरह कि एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। यान ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसी टाइम पे एक लड़की ट्रेन के अंदर आती है और वो चुपचाप खड़ी हो जाती है सीट खाली होने के बावजूद। वो लड़की यान की तरफ देखती है और यान उसकी तरफ। वहीं पे यान को पलक झपकते ही पता चल जाता है कि इस लड़की के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ ज्यादा ही है जो कि पावर की तरह होगी, यानी कि इसके पास भी सुपर पावर्स हैं। साला सब किसी के पास ही है यार यहाँ पे, बस इसके पास ज्यादा है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे सीन आते हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और मैं दिखाऊंगा क्योंकि ये कुछ वल्गर नहीं है, बस इनकी एक्सप्लेनेशन और जो पैरोडी है वो ऑथर ने कहीं और से ली है। ऑथर इज मैन ऑफ कल्चर कंप्लीटली। अब उसी टाइम पे इस लड़की के पीछे से 2 हाथ आते हैं जो इसे गलत जगह से पकड़ लेते हैं और यान की नजरें वहीं पे टिकी हुई। ये भाई अपनी नजरें नहीं हटा रहा लेकिन कुछ करता नहीं है। और ऑफ कोर्स तुम इस थूत को देख के समझ ही गए होगे कि ये कहाँ का कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स अगर तुम मैन ऑफ कल्चर के मेंबर हो, खैर इसके बाद ये वही चीज होती है जो जापान के अंदर कुछ ज्यादा ही फेमस है, खासकर हेंटाई के अंदर। भैया मन के अंदर सोचता है मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं लाइव सेक्सुअल असॉल्ट देख रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीज साला पब्लिक के बीच में कोई कर कैसे सकता है और कितने लोग हैं यहाँ पे, क्या किसी की नजरें नहीं जा रही हैं इसके ऊपर। वहीं पे ये लड़की यान की तरफ देखती है और उससे कहती है मिस्टर सेव मी। वहीं पे यान अपनी आंखें बंद कर लेता है और नीचे झुक के सोचता है कि वो जुआन कॉन्टिनेंट के ऊपर कई सालों तक जिया है और उसका लाइफ एक्सपीरियंस उससे कह रहा है कि उसे दूसरों के मामले के बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और मैं यहाँ पे टियान को बिल्कुल भी गाली नहीं दे रहा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और जो नॉलेज है वो कुछ ज्यादा ही है। क्योंकि इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि एक लड़की चिल्ला के कहती है कि इस हरामे के साथ गड़बड़ क्या है, मैं इस कमीने को कभी
भी एक हीरो नहीं बनने देने वाली। साइड से चश्मिश आगे से चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर लाइन ज्यादा गुस्सा ना होइए, ये बंदा एक ऐसा है जिसको यहाँ पे मैंग ने रिकमेंड किया है और ऊपर से ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसने यहाँ पे कई सारे सुपर हीरोज को धूल चटाई घाट घाट का पानी पिलाया है उन्हें। जिसपे सिस्टर लाइन आगे से कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, अकेडमी से सिर्फ लाइसेंस मिलता है, एटीट्यूड नहीं। ऑफ कोर्स भाई, अगर तुम्हारे अंदर मोरल्स और जस्टिस नहीं होगा तो फिर तुम्हारे हीरो होने का क्या फायदा है। प्राइम एग्जांपल अपना होमलैंडर है, द मिल्क बॉय। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि ये दुनिया पूरी तरीके से करप्ट नहीं है, क्योंकि सिस्टर लाइन आगे से कहती है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट ऐसा ही साला इतना लो चल रहा है और मुझे पक्का यकीन है कि कोई तो इसके पीछे होगा जो उसके ऊपर पैसा फूक के इसे सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इसने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ एस रैंक के हीरोज को डिफीट कर दिया है। मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि इस हरामी के पास कोई एबिलिटी होगी, ये एक लुटती हुई इज्जत नहीं बचा सकता है तो जाने क्या ही बचाएगा। इसलिए सिस्टर लाइन यहाँ पे फैसला कर लेती है कि वो यहाँ पे यान को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाली है। जिसमें आगे से कहता है मगर दीदी यहाँ पे मैंग ने इसे रिकमेंड किया है। लेकिन सिस्टर लाइन अभी भी नहीं रुक रही थी, वो आगे से कहती है कि जब तक मैं इसकी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज को चेक नहीं कर लेती तब तक मैं इसे आगे प्रमोट नहीं करने वाली।